नमस्कार, 91.2 NIVH हेलो धूम के इस नए वीडियो में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज वर्ल्ड डिस्लेक्सिया डे के अवसर पर हमारे साथ हैं डॉक्टर सुरेंद्र धलवाल, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट और स्पेशलिस्ट हैं। आज हम इनसे बात करने की कोशिश करें और हम इनसे जानेंगे डिस्लेक्सिया के बारे में, अवेयरनेस के बारे में। नमस्कार धलवाल सर, आपका नमस्कार सर। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। बिल्कुल बढ़िया जी। सर, पहले तो वर्ल्ड डिस्लेक्सिया डे है आज, तो आप हमारे दर्शकों को, श्रोताओं को बताइए कि डिस्लेक्सिया होता क्या है? ओके, डिस्लेक्सिया को हम लोग जो है लर्निंग डिसेबिलिटी भी बोलते हैं, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी भी बोलते हैं। डिस्लेक्सिया जो है एक तरीके से अधिगम अक्षमता है, जिसमें कि सीखने में कोई समस्या या व्यवधान उत्पन्न हो जाना। और जब हम डिस्लेक्सिया की बात करते हैं तो ये अलग है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से, है ना। यानी कि डिस्लेक्सिया एक तरीके से ऐसी मानसिक या हम न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है जिसके अंदर बच्चा जो है सामान्य बुद्धि का होने के बावजूद, या जो पारिवारिक या आर्थिक स्थितियां सामान्य होने के बावजूद जो है पढ़ने या लिखने या गणित करने या फिर कुछ नई चीज़ों को सीखने में उसको जो है दिक्कत होने लगती है। हाँ जी। सर, इसी से मेरा क्वेश्चन ये है कि जो डिस्लेक्सिया है वो काफ़ी ज़्यादा छोटे बच्चों में इनिशियली पेरेंट्स स्पॉट नहीं कर पाते, तो आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को, श्रोताओं को ये बताइए कि जो हमारे घर में छोटे बच्चे हैं उनमें कैसे हम डिस्लेक्सिया स्पॉट कर सकते हैं अर्ली एजेस में? बिल्कुल सही कहा आपने। दरअसल जो डिस्लेक्सिया है या स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है जी, उसे हम इनविजिबल डिसेबिलिटी भी कहते हैं। ये एक अदृश्य दिव्यांगता है। यानी कि जैसे हम बाकी दिव्यांगताओं में हम देखते हैं कि भाई जैसे चलने फिरने में हमें से पता चल जाता है, या विज़न का अगर इम्पेयरमेंट है तो वो हमें दिखाई दे जाता है कि भाई व्यक्ति को चाहे विजुअल इम्पेयरमेंट है या फिर लोकोमोटर या कोई इस तरह की डिसेबिलिटी है। लेकिन जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है वो अदृश्य डिसेबिलिटी है। वो इतनी आसानी से हमें नहीं पता चलती है कि बच्चे को जो है लर्निंग डिसेबिलिटी। अक्सर जब अभिभावक या फिर टीचर्स बच्चे की परफॉर्मेंस को लेकर के ये चिंता कर रहे होते हैं कि भाई बच्चा जो है बाकी सारी चीज़ों में, बाकी आयामों में, दैनिक क्रियाओं में सामान्य है, किंतु पढ़ने लिखने या नई चीज़ों को सीखने में उसको दिक्कत आती है। पेरेंट्स या अभिभावक या जो टीचर्स हैं वो ये भी सोच रहे होते हैं कि शायद कहीं बच्चा कोई मक्कारी या कुछ इस तरह की शैतानी कर रहा है और पढ़ना नहीं चाह रहा है। तो ये पहचानना, जैसे आइडेंटिफिकेशन की आपने बात की कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन, ये एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। अच्छा। इसको कई संकेतों से हम आभास कर सकते हैं, समझने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे डेवलपमेंटल डिलेज है ना, कई तरह के जो डेवलपमेंटल डिले अगर हो रहे हैं, जैसे कि बच्चे का चलना, बोलना, है ना, अगर इनमें अगर डिले हुआ है तो एक अंदेशा होता है कि भाई शायद कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंटल जो फैकल्टीज़ हैं हमारी कॉग्निशन की, ब्रेन की, उसमें कहीं ना कहीं असर पड़ेगा और हो सकता है कि वो असर जो है लर्निंग डिसेबिलिटी के रूप में सामने आ जाए। सर, जैसा आपने बताया कि काफ़ी सारे जो बच्चे हैं जिनको अर्ली डेवलपमेंटल चीज़ें सीखने में मुश्किल आ रही है, तो ऐसा मतलब तो नहीं है कि अगर कोई बच्चा छोटी एज में जिस टाइम उसे बोलना शुरू करना चाहिए या फिर उसे चलना शुरू करना चाहिए, उस टाइम पर अगर वो चल फिर नहीं पा रहा है या बोल नहीं पा रहा है, वो अगर थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, डिले आ रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसको डिस्लेक्सिया हो सकता है कि वो थोड़ा सा डिले ऐसे भी ले रहा हो, ज़रूरी नहीं है, राइट? बिल्कुल, ये बात सही है कि ज़रूरी नहीं कि हर जो है जिनमें डेवलपमेंटल डिले हो उनमें किसी तरह की कोई डिसेबिलिटी भी हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। ऐसा भी नहीं है कि अगर आपका बच्चा जब छोटा स्कूल में है, अगर वो पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं कर पा रहा है तो आप तुरंत ही परेशान हो जाएं कि हमारे बच्चे को ये तकलीफ। निश्चित रूप से मैं अपने श्रोताओं को ये संदेश देना चाहूँगा कि ऐसे परेशान ना हो, क्योंकि बच्चे की जो परफॉर्मेंस है, जो लर्निंग है, उसको प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक होते हैं डिस्लेक्सिया के अलावा भी। जैसे बच्चे की रुचि ही ना होना, है ना, फिर जैसे कि बच्चे के पास पर्याप्त संसाधन ना होना,
पढ़ने के, जी। ठीक है, या फिर बच्चे को शिक्षा देने वाले शिक्षक में मतलब वो स्तर ना होना, शिक्षक का वो स्तर ना होना, या स्कूल का वो स्तर ना होना, है ना, या फिर घर में कोई ऐसे कलह कलेश जिसको कि बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है और वो जो है उस वजह से वो मानसिक रूप से परेशान है ना। तो यदि ये सारे कारक भी बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस या लर्निंग के ऊपर प्रभाव डालते हैं, तो इसीलिए हमें जब असेस करना है, डायग्नोज करना है, तो हमें इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। इवन सेंसरी इम्पेयरमेंट, जैसे विजुअल इम्पेयरमेंट है या फिर हियरिंग इम्पेयरमेंट है बच्चे को, और हम जान नहीं पाए हैं, डायग्नोज नहीं कर पाए हैं कि भाई बच्चे को हियरिंग इम्पेयरमेंट है या विजुअल इम्पेयरमेंट है, और हम देख रहे हैं कि भाई बच्चे का परफॉर्मेंस गिरता जा रहा है, एकेडमिक परफॉर्मेंस या जो भी लर्निंग में इश्यूज आ रहे हैं। तो अगर हमने वो नहीं रूल आउट किए, यानी कि सेंसरी इम्पेयरमेंट्स को हमने रूल आउट नहीं किया, है ना, तो ऐसे में मिस डायग्नोज हो सकता है कि भाई लर्निंग डिसेबिलिटी कहना गलत हो सकता है ना, क्योंकि वो हो सकता है कि भाई विजुअल इम्पेयरमेंट या फिर हियरिंग इम्पेयरमेंट या अदर सेंसरी इम्पेयरमेंट्स की वजह से हो रहा हो, है ना। एक और चीज़, जैसे मैंने इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात करी, इवन जो परफॉर्मेंस है बच्चे की वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की वजह से भी प्रभावित होती है ना। बौद्धिक अक्षमता होगी तो जो है उसको सीखने में दिक्कत आएगी, तो उसमें बौद्धिक अक्षमता के साथ साथ हम लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं कहेंगे। सर, तो ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और लर्निंग डिसेबिलिटी में आप थोड़ा सा हमारे श्रोताओं के लिए प्लीज़ डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है, दोनों में सिम्टम्स का या लक्षण कैसे अलग होते हैं? बिल्कुल, तो मैं अपने श्रोताओं को ये बताना चाहूँगा कि बिल्कुल इसमें अंतर है। जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है उसको बौद्धिक अक्षमता कहते हैं, पहले इसे मेंटल रिटार्डेशन भी कहा जाता था। तो इसमें क्या है कि भाई जो हमारे इंटेलिजेंस कोशेंट है, आईक्यू जो है वो कम होता है, ठीक है, यानी कि 70 से, मतलब आईक्यू की भाषा में अगर हम बात करें तो आईक्यू जो है 70 से कम होता है, और जब आईक्यू 70 से कम होगा तो हम उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मान लेते हैं। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या होती है, यानी कि जो बौद्धिक अक्षमता है वो लगभग हमारे जो व्यवहार या कॉग्निशन के सभी आयामों को प्रभावित करता है ना। वो जैसे मेरी हर तरह की जो परफॉर्मेंस है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी दिखाता है, दर्शाता है, ठीक है। लेकिन जहाँ हम लर्निंग डिसेबिलिटी की बात करते हैं तो लर्निंग डिसेबिलिटी हमारे केवल जो अधिगम है, जो सीखना है ना, उस सीखने में एक समस्या उत्पन्न करता है, डिले करता है, नहीं उसमें दिक्कत कर देता है, पूरी तरह से ऑल्टर कर देता है। और कई बार ये चीज़ें हमें कुछ स्पेसिफिक एरिया में देखने को मिलती हैं, जैसे कि बच्चा बाकी और सब चीज़ों में सही है, जैसे पढ़ने में सही है, लिखने में सही है, लेकिन गणित जो है वो पुअर कर रहा है। कई बार जो है गणित सही है, पढ़ने में दिक्कत कर रहा है, कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत कर रहा है। तो जब इस तरह से होता है कि भाई किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर दिक्कत है तो फिर हम उसको टर्म देते हैं स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी कि एक स्पेसिफिक एरिया में प्रॉब्लम, यानी कि बाकी सारी चीज़ों में वो होशियार है, सभी को अच्छे से कर पा रहा है, यानी कि चाहे वो सेल्फ केयर की बात हो, चाहे वो खरीदारी की बात हो, है ना, हिसाब किताब की बात हो, या खेल कूद की बात हो, है ना, वो उनमें सब अच्छा कर रहा है। लेकिन ड्राइंग एंड पेंटिंग की बात हो, है ना, उसमें हो सकता है कि वो अच्छा कर रहा है, लेकिन उस पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक एरिया ऑफ लर्निंग में उसको समस्या आ रही है। यह वहीं पे जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में इन सारे एरियाज कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाते हैं। हाँ। तो यानी कि वो एक तरीके से ग्लोबली प्रभावित करता है हमारे विकास को, है ना, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। लेकिन स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया को प्रभावित करती है। इसीलिए जब हम पढ़ने समझने इनकी बात करते हैं तो हम डिसलेक्सिया का यूज़ करते हैं, है ना। उसी तरह से कुछ बच्चों की आप देखेंगे कि हैंडराइटिंग, है ना, या राइटिंग स्किल्स जो है ना वो काफ़ी पुअर हो जाती है, जैसे पी को उल्टा लिख देना, या कई बार शब्दों का रिवर्सल कर देना, स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा करना, कई बार इस तरीके से लिखना कि पढ़ने वाले को समझ ही ना आए कि उसमें लिखा क्या है। तो ये डिस्ग्राफिया की श्रेणी में आता है। उसी तरह से गणित के जो साधारण जोड़ गुना
भाग जो है हाँ जी। साधारण कैलकुलेशन में भी जब समस्या आती है ना, तो उसको हम जो है डिसकैलकुलिया की श्रेणी में रखते हैं। अच्छा, डिसकैलकुलिया। हाँ, जी। लेकिन ये सारी चीज़ें एक्सपर्ट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से डायग्नोज करने, कंसल्ट करने के बाद ही जब वो डायग्नोज कर ले, क्योंकि वो कुछ टूल यूज़ करते हैं, है ना, और ये सारी चीज़ों को रूल आउट करते हैं। सेंसरी इम्पेयरमेंट को रूल आउट करते हैं कि बच्चे को सेंसरी इम्पेयरमेंट तो नहीं है। फिर उसका जो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को रूल आउट करते हैं कि कहीं ये बौद्धिक अक्षमता की वजह से तो नहीं है। जी। फिर उसमें जो इमोशनल प्रॉब्लम्स होती हैं, उन चीज़ों को हम कोशिश करते हैं जानने की कि कोई इस तरह के किसी इमोशनल टर्मोइल से तो नहीं गुजर रहा बच्चा, या बच्चे के मोटिवेशन को हम चेक करने की कोशिश करते हैं। कई बार बच्चा मोटिवेटेड ही नहीं है, वो पढ़ना ही नहीं चाहता, वो उसका जो मन है वो खेल कूद में ही है ना। तो ऐसे में ये सब रूल आउट करने के बाद फिर जो है लर्निंग डिसेबिलिटी के टूल्स यूज़ होते हैं और उसके आधार पे डायग्नोस किया जाता है। सर, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई बच्चा है जिसको डिसलेक्सिया है और वो अपना कॉलेज कर लिया, उसने स्कूल पढ़ाई सब कुछ कर लिया, कॉलेज के बाद उसको पता चल रहा है कि मैं तो डिसलेक्सिक हूँ। देखिए, इसने पूरी पढ़ाई सही से सब कुछ कर लिया, मार्क्स भी खींच खाच के कहीं से धक्का मार के पढ़ाई कर ली अपनी जो करनी थी, पर लेटर ऑन इन लाइफ ही गेट्स टू नो। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ऐसा है ना कि मैंने कहा कि ये इनविजिबल डिसेबिलिटी है और 2016 में इसे हमारे RPWD एक्ट में शामिल किया गया है। यानी कि 2016 से पहले इसे डिसेबिलिटी माना ही नहीं गया था कहीं पे भी, है ना। तो अब जो 2016 से पहले के बच्चे हैं, है ना, उसमें आप देखेंगे कि बहुत लोग जो है बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, है ना, मतलब IAS ऑफिसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, एक्टर्स हैं, जैसे कि तारे ज़मीं पे आपने फिल्म देखी होगी, श्रोताओं ने देखी होगी, सुनी होगी। तारे ज़मीं पे जो कैरेक्टर को शो किया गया है वो उसमें उसको डिसलेक्सिया दिखाया गया है और स्वयं एक्टर आमिर खान जी को जो उन्होंने खुद डिक्लेयर किया कि उनको डिसलेक्सिया या स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है। तो ये इतनी अदृश्य है कि व्यक्ति जो है पूरी तरह से अपने जीवन यापन बाकी सारे कामकाज को पूरी तरह से परफॉर्म कर रहा होता है और पता नहीं चलता है कि भी इस बच्चे को जो है लर्निंग डिसेबिलिटी है। तो 2016 से पहले के बच्चों को या फिर बहुत सारे बच्चों को, और एक दुर्भाग्यपूर्ण बात ये भी है, इतनी ये इस कदर इनविजिबल डिसेबिलिटी है, और अगर प्रेवलेंस की बात करें ना कि कितनी मात्रा में ये व्याप्त है, तो ये बाकी सारी डिसेबिलिटीज से कहीं अधिक मात्रा में प्रिवेल करती है। कई स्टडीज़ जो है वो 30-40% तक को जो है इंडिकेट करती हैं कि 30-40% ऑफ द पब्लिक हैज डिसलेक्सिया, ऐसा हाँ जी सर, है ना। मतलब आइदर लर्निंग डिफ़िकल्टीज और कहीं कुछ जो 10-20% जो है वो क्वालिफाई कर जाएंगे अगर हम टेस्ट करें लर्निंग डिसेबिलिटी जी, है ना। तो श्रोताओं को मैं कहना चाहूँगा कि इसमें ऐसा घबराने की आवश्यकता नहीं है, और बच्चा अगर परफॉर्म ठीक से नहीं कर रहा है तो उसमें अटेंशन पे करने की ज़रूरत है, और इंटरवेंशन या डायग्नोसिस करवाने का अगर हम प्रयास करें तो जो है इसमें कई सुविधाएं मिल सकते हैं। अगर कोई लर्निंग डिसेबिलिटी डायग्नोज होता है तो उसमें RPWD एक्ट के अकॉर्डिंग या CBSE नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बहुत सारे प्रावधान हैं, है ना। बहुत सारे प्रावधान हैं, जैसे चाहे वो एक्स्ट्रा टाइम की बात हो, है ना, चाहे वो सब्जेक्ट चेंज की बात हो, चाहे वो असिस्टिव टेक्नोलॉजी डिवाइसेस यूज़ करने की बात हो, तो वो कंसर्न्ड अथॉरिटी उस तरह के एकेडमिक अकोमोडेशंस देती है। जी सर, डिसलेक्सिया का कोई रेमेडी, मेडिसिन, कोई इलाज या ऐसा कुछ है कि अगर मुझे डायग्नोस हो गया तो फिर मैं इस डॉक्टर के पास जाके ये रेमेडी या ये इलाज ले सकता हूँ? एक चीज़ को हमें समझना होगा, जब हम डिसेबिलिटी की बात करते हैं तो डिसेबिलिटी एक तरीके से वो स्थिति है, वो अवस्था है RPWD एक्ट के अकॉर्डिंग जहाँ पे ऑल पॉसिबल करेक्शंस करने के बावजूद जो है अब कोई सुधार की गुंजाइश ना बचे, है ना। चाहे वो दृष्टि बाधा हो, चाहे वो श्रवण बाधा हो, है ना। उसी तरह से स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी में भी हम ये मान करके चलते हैं कि वो चीज़, वो कंपोनेंट रहेगा, लेकिन हम
असिस्टिव डिवाइसेस या अदर ट्रेनिंग के माध्यम से, है ना, जैसे विजुअल इम्पेयरमेंट में मैं विज़न से काम नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं वहीं पे असिस्टिव डिवाइसेस जैसे जी। जॉज वगैरह यूज़ कर लूँ, हाँ जी। तो मैं अपने पूरे एकेडमिक जो क्वालिफिकेशंस हैं उसको मैं पूरा अचीव कर पाऊँगा। उसी तरह से लर्निंग डिसेबिलिटी में भी अगर हम मॉडलिटी को चेंज कर दें, कुछ एकेडमिक एकोमोडेशंस कर दें या कोई असिस्टिव डिवाइसेस या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, तो वो उस चीज़ से ओवरकम कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि मुझे डिस्कैल्कुलिया हाँ है जी। ना, तो अगर मुझे कैलकुलेटर का इस्तेमाल करने दिया जाए, जी सर। तो मैं जो है वो जो साधारण कैलकुलेशंस हैं उसको मैं कर पाऊँगा, और जो जैसे फॉर्मूला हो गया या और चीज़ें होंगी, क्योंकि हो सकता है कि मैं वो चीज़ याद रखने में सक्षम हूँ, जी। लेकिन कैलकुलेट करने में मुझे दिक्कत होती है, तो कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर यूज़ हो गया। उसी तरह से जैसे मुझे स्पेलिंग का दिक्कत है ना, अगर डिसलेक्सिया की हम बात करें उसमें स्पेलिंग और ये सब चीज़ें हम लोग ये दिक्कत आ रही है, तो मुझे अगर परीक्षा देने के लिए या पढ़ने के लिए कंप्यूटर इस्तेमाल करने का अवसर दिया जाए, है ना, विदाउट इंटरनेट और वो सब, कि भाई ताकि उससे रोका जा सके कि भाई वो अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल ना हाँ करें, जी, हाँ जी, है ना। तो अगर हमें साधारण सा एक कंप्यूटर दिया जाए जिसमें कि स्पेल चेक हो, स्पेल चेक, है ना, तो स्पेल चेक कर वो ऑटोमेटिकली स्पेलिंग को करेक्ट कर देगा, जी है ना, तो वहाँ पे जो है उसको वो सुविधा मिल जाएगी, वो उसको परफॉर्म कर पाएगा प्रॉपर्ली, हाँ जी। है ना। वहीं पे मुझे हो सकता है कि लिखने में दिक्कत हो रही है, तो एग्जामिनर ये कर सकते हैं कि उससे ओरल एग्ज़ाम ले लें, है ना। तो अगर हम इस तरह के फेरबदल कर पाते हैं, जो कि प्रावधान है RPWD एक्ट के अनुसार भी, इन प्रावधानों के माध्यम से हम अपनी शिक्षा को मतलब अपने सेल्फ एस्टीम के साथ, है ना, हाई सेल्फ एस्टीम के साथ हम ओवरकम कर सकते हैं। हाँ जी। ADHD इस पूरी पिक्चर में कहाँ आता है, क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग जो कोलोक्वियली नए जो कल्चर है उसमें ADHD को बहुत ज़्यादा ऐसे यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा आइडलाइज करते हैं कि हर दूसरा बंदा बोल रहा है कि मेरे को ADHD है, तो क्या इसका खैर ADHD अपने अपने आप में एक डायग्नोसिस अच्छा, है ना, वो जिसको डिसलेक्सिया से अलग है? नहीं, कई बार क्या होता है जी। कि डिसलेक्सिया में या स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी में कुछ फीचर्स जो है ADHD के भी देखने को मिलते हैं, अच्छा। है ना। उसका कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि क्योंकि मैं परफॉर्म नहीं ठीक से कर पा रहा हूँ, तो जी। अब मेरा ध्यान पढ़ाई में है ही नहीं, हाँ। है ना, तो इसीलिए जब क्योंकि अब मेरा ध्यान पढ़ाई में नहीं है, हाँ तो जी। इसलिए मैं इधर उधर देख रहा हूँ, मैं वहाँ पे बेचैनी महसूस कर रहा हूँ कई बार। लेकिन जब हम ADHD की बात करते हैं, तो ADHD अपने आप में एक कंडीशन है जिसमें अटेंशन डेफिसिट रहता है और हाइपर एक्टिविटी रहती है। जी। कुछ बच्चों में खाली अटेंशन डेफिसिट होता है, कुछ बच्चों में हाइपर एक्टिविटी रहती है, कुछ बच्चों में अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिविटी दोनों होती है। जी। तो ये इसमें हम अक्सर देखते हैं कि भी बच्चे के अंदर कुछ ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी है, उत्साह है, हाँ जी। ये छोटे बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे जैसे हालांकि अडल्टहुड ADHD के केसेस भी आते हैं, है ना, लेकिन छोटे बच्चों में ये ज़्यादातर देखने को मिलता है, और उम्र के साथ और अर्ली इंटरवेंशन से ADHD को ओवरकम किया जा सकता है। जी सर। सर ऐसा भी हो सकता है कि कोई बच्चा डिसलेक्सिक हो पर वो बाकी चीज़ों में बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, बहुत ज़्यादा हाई IQ का हो, या अगर उसको डिसकैल्कुलिया नहीं है तो उसको कैलकुलेशन स्पीड में वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो, जैसे कि हम लोग अक्सर देखते हैं कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा दे आर वेरी गुड विद कैलकुलेशंस। देखिए, ऐसा ऐसा नहीं हम कहेंगे कि भाई डिसलेक्सिया है तो इस वजह से हाँ किसी और फैकल्टी में, किसी और एरिया में वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन करेगा, जी। ऐसा नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल वैसे ही प्रिवेल करता है जैसे कि बाकी और जनरल पॉपुलेशन है, उसमें कुछ बच्चे जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, एकेडमिक पुअर कर रहे हैं, लेकिन बाकी चीज़ों में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आर्ट एंड ऑल। जी। लेकिन हाँ, ये एक संकेत ज़रूर है कि जब आपका बच्चा बाकी और चीज़ों में अच्छा कर रहा हो, है ना, मतलब खेल कूद में अच्छा कर रहा है, फिर अपने सेल्फ केयर या फिर बाकी और जो है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप या घर के काम काज
है ना, स्कूल में लोगों के साथ सोशलाइजेशन करना, जी। वो सारी चीज़ें सामान्य चल रही हैं। हम्म, लेकिन बच्चा जो है एकेडमिक में पिछड़ रहा है, परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। और जैसे ही मतलब, और ये चीज़ हमें जैसे जैसे कक्षाएं बढ़ती हैं, जैसे जैसे वोकेबलरी या जो डिफ़िकल्टी लेवल जो सिलेबस का बढ़ने लगता है, वो चीज़ हमें दिक्कत करने लगती है। जी। वहाँ पे हमें जैसे न्यू स्पेलिंग्स या न्यू वर्ड मीनिंग, है ना, वो चीज़ें सीखने में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। यदि ये संकेत देखने को मिले तो ज़रूर हमें थोड़ा सा अलर्ट होना चाहिए, हाँ जी। है ना। कई बार क्या होता है कि केवल और केवल रेमेडियल एजुकेशन जी। से कंडीशन ठीक हो जाती है। हाँ। और ये भी एक कहीं ना कहीं जांच का एक तरीका बन जाता है कि भाई रिस्पॉन्स टू इंटरवेंशन, यानी कि हमने देखा कि भाई हमारा बच्चा पुअर परफॉर्म कर रहा है, हम्म, तो अब जो है उसको रेमेडियल एजुकेशन दिया। अगर हम उस रेमेडियल एजुकेशन से वो सारी समस्याएं उसकी ठीक हो गई, जी। तो इसका मतलब डिसलेक्सिया नहीं है। अच्छा। हाँ, है ना, क्योंकि फिर मैं बता दूं कि भाई जब हम डिसेबिलिटी बात कर रहे हैं, हाँ। तो डिसेबिलिटी वो वाली कंडीशन है जब हम सारे इंटरवेंशंस कर चुके हैं और उसके बाद फिर जो है लगता है कि भाई अब इसमें आगे और कोई सुधार संभव नहीं है। जी सर, आप कुछ मिथ्स बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को डिसलेक्सिया के बारे में? हाँ, डिसलेक्सिया के बारे में मिथ सबसे पहले तो यही है कि भाई लोग डिसलेक्सिया को पहचान नहीं पाते हैं, जी। है ना। तो वो एक भ्रम में भ्रम उत्पन्न होता है कि घर में बच्चा बच्चों जो को है, बहुत सताया भी जाता है हाँ, इसको क्योंकि लेके कि बच्चा जो है पढ़ नहीं पा रहा जानबूझ है, कर के नहीं पा रहा एक नाटक कर रहा जी। है ना, और मक्कारी कर रहा है। और हाँ। कई बार बच्चे को उस वजह से पिटाई भी हो डांट जाती है, पिटाई डांट होती है। पिटाई ये सब चीज़ें हो जाती हैं। जी स्कूल सर। में भी अगर टीचर्स या जो अदर फैकल्टीज़ हैं वो अगर अवेयर नहीं है, जी। तो वो जो है उस बच्चे को परेशान करते हैं। कई बार जो है बच्चे के साथ बुलिंग होने लगती जी है सर। ना, पीयर ग्रुप जो है बुली कर सकता है। तो एक तो ये है कि भाई क्योंकि ये पहचानने में नहीं आती, ज़रूरी नहीं कि भाई हर बच्चा जो है मक्कारी करे, नाटक करे। जी। हो सकता है कि बच्चे को डिसलेक्सिया हो, इस वजह से उसकी परफॉर्मेंस पुअर है। दूसरी बात ये कि भाई हम अक्सर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को जो है एसएलडी या डिसलेक्सिया मान लेते हैं। जी। जो मनोवैज्ञानिक जांच के अनुसार हाँ जी। हम जो है 85 से ऊपर का जिनका आईक्यू रहता है, उन्हीं को हम जो है आगे लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए असेस करते हैं, अच्छा। है ना। उससे कम आईक्यू होने से वो स्लो लर्नर या फिर लर्निंग डिफिकल्टी उस श्रेणी में आ जाता है, और अगर 70 से कम आईक्यू है तो फिर वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो जाता है। तो 85 एंड अबव आईक्यू जिनका है उन्हीं में डिसलेक्सिया देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए कई बार ये भ्रम होता है कि भाई जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड है उस बच्चे को भी हम डिसलेक्सिक कहने लगते हैं। कई बार जो है कुछ सेंसरी इम्पेयरमेंट्स हैं, हमें नहीं पता है, उनको हम पर्सन विद डिसलेक्सिया समझने लगते हैं, है ना। और या फिर एक कॉमन सी अवधारणा अब बनती जा रही है, और वैसे हम लोग देख रहे हैं कि भाई केसेस बहुत बढ़ने लगे हैं। बच्चा थोड़ा सा पढ़ने में आनाकानी कर रहा है तो भी जो है पेरेंट्स उसको एसएलडी डायग्नोसिस के लिए ले आते हैं। जी। तो सर ये जेनेटिक होता है क्या? बिल्कुल, देखिए इसमें दोनों सी बातें हैं। हालांकि बिल्कुल एकदम से स्पेसिफिक जेनेटिक जो रीज़न इसका अभी एकदम से नहीं पता है ना, लेकिन बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो है ज़रूर इम्पैक्ट करते हैं। सो सर, जैसे अगर किसी के बच्चों को डिसलेक्सिया है, किसी पेरेंट्स के बच्चों को डिसलेक्सिया है, तो इनिशियली उनका डायग्नोसिस हो गया है, तो ऑन अ पब्लिक लेवल, ऑन अ सोशल लेवल, तो ये तो बच्चे के लिए भी, बच्चों के पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि बुलिंग हो सकती है, नॉट ओनली बच्चों की बट पेरेंट्स की भी बुलिंग हो सकती है, फैमिली में, कल्चर में, सोसाइटी में। तो सर आप जो फैमिलीज़ हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो कैसे एक्सेप्ट करें इस बात को, कैसे अपने बच्चों के विकास के लिए आगे उनको प्रोत्साहित करें, मोटिवेट करें? देखिए, फैमिली के लिए तो मैसेज यही है कि भाई अपने बच्चे को एज इट इज़ एक्सेप्ट करें। पहली बात है ना, कि अगर उसको एसएलडी है तो वो है ना, और हम प्रॉपर डायग्नोसिस और रेमेडी और
जो भी एकेडमिक एकोमोडेशंस हैं जी उनकी मदद से हम बच्चे के जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल उसको हम इंश्योर कर सकते हैं। तो आप निश्चिंत हो जाएं कि आपका बच्चा आपका है ना। तो ऐसे में सोसाइटी क्या कह रही है, लोग क्या कहेंगे, उस पर ध्यान ना दिया जाए। सोसाइटी के लिए लेकिन मैं मैसेज देना चाहूँगा कि सोसाइटी को ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जो है अगर 5 उंगलियां तो पांचों बराबर नहीं है। जी सर बिल्कुल। कुछ ना कुछ हम यदि मुझ में अक्षमता है तो मुझ में कोई विशेषता भी होगी, जी है ना। और वो विशेषता और अक्षमता हर सोसाइटी के हर व्यक्ति के अंदर है। तो पर्सन विद डिसेबिलिटी हमारे इस सोसाइटी के बहुत ही प्रोडक्टिव और इक्वली और कई मायनों में कई जगह पे हमसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटरी हैं। जी तो ये जो है हमें सबको जो है समझना चाहिए, मानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। ये मैं सोसाइटी को कहना चाहूँगा। जी सर। तो सर आखिरी मैसेज भी सर आपका यही रहेगा या आप कुछ और ऐड ऑन करना चाहेंगे इसमें हमारे दर्शकों श्रोताओं के लिए? श्रोताओं के लिए मैं मैसेज यही है कि भाई देखिए, क्योंकि ये इनविजिबल डिसेबिलिटी है, अगर हमें लगे कि हमारे बच्चे की एकेडमिक वैसे भी जो पेरेंट्स जो है जागरूक हैं, और जागरूक होने की आवश्यकता है। अगर इस तरह की कोई समस्या लगती है तो जल्दी से प्रोफेशनल हेल्प जो है वो ले लेनी चाहिए। और इस बात से संकोच नहीं करना चाहिए कि भाई बच्चे को क्या कहेंगे। बहुत सारे इस तरह के एकेडमिक एकोमोडेशंस या प्रावधान हैं, या ऐसी असिस्टिव टेक्नोलॉजी या ऐसे विकल्प उपलब्ध हैं जिसके माध्यम से बच्चे जो है डिसलेक्सिया होने के बावजूद अपना एकेडमिक परफॉर्मेंस को हाई लेवल पे जो है मेंटेन करके रख सकते हैं। तो फिलहाल यही संदेश है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना इतना वैल्यूएबल टाइम निकाल के हमारे दर्शकों को, श्रोताओं को इतना अवेयर किया। हमारे श्रोताओं और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उनने हम अपना टाइम दिया और उनने ये वीडियो को देखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। आप हमें हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे सब्सक्राइब और फॉलो भी कर सकते हैं। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद।